तारीख के मैदान में कुछ नाम सिर्फ फौज नहीं होते, वो एक खौफ बन जाते हैं। ये कहानी है जैनिसरीज की, उस्मानी सल्तनत की वो फौलादी रूह जिनके कदमों की आवाज़ से यूरोप के तख्त लरज़ उठते थे। ये आम सिपाही नहीं थे, ये चलती हुई दीवारें थे, नज़्म व ज़ब्त में ढली हुई एक ऐसी ताकत जो कलों को तोड़ती, लश्करों को बिखेरती और सुल्तान के परचम को फतह के उफुक तक ले जाती थी। जहां बारूद की गूंज होती, जहां फैसला कुन लम्हा आता, वहां ऑटोमन जैनिसरीज सफ बांधे खड़े होते। ये दास्तान है उनकी जंगी हिकमत अमली की, उनकी कुर्बानी की, उनके उरूज की और उस खामोश मोड़ की जहां ताकत सियासत में बदलना शुरू हुई। यही वो सफ़र है जो हमें उस्मानी तारीख के सुनहरी दौर तक ले जाता है, सुल्तान मोहम्मद फातिह और सुल्तान सुलेमान आज़म के अहद तक, जहां जैनिसरीज दुनिया की सबसे ताकतवर प्यादा फौज बन चुके थे। अब हम उस मकाम पर पहुंचते हैं जहां जैनिसरीज का असल चेहरा सामने आता है, वो चेहरा जो यूरोप के शहजादों के लिए खौफ की अलामत था, जो किलों की दीवारों को हिला देता था और जो ऑटोमन सल्तनत की फतूहात में फैसला कुन किरदार अदा करता था। इस जंग में सिर्फ सिपाही नहीं होते थे, जैनिसरीज मैदान में होते थे। वो हरकत करती हुई दीवारें थे, नज़्म ज़ब्त में ढली हुई एक ऐसी इंसानी मशीन जो दुश्मन के इरादे तोड़ देती, उसकी सफ़ें उलट देती और सुल्तान के परचम को फतह की तरफ ले जाती। सफ़बंदी। जंग शुरू होने से पहले ही दुश्मन टूट जाता। ऑटोमन लश्कर के आगे बढ़ने से पहले ही जैनिसरीज अपनी मशहूर मुरब्बा और मुस्ततील सफ़ें बना लेते थे। उनका निज़ाम इतना सख्त होता कि हर सिपाही अपनी जगह पर खड़ा रहता, ना आगे बढ़ता न पीछे हटता, हर कदम एक जैसा, हर सांस एक ताल में। यूरोप के मुअर्रिख लिखते हैं कि जैनिसरीज की तरतीब देखकर घोड़े भी लरस जाते थे। वो कहते थे, ये लोग चलते हुए इंसान नहीं लगते थे, बल्कि एक लहर थे जो खामोशी से आगे बढ़ती और सब कुछ रौंद देती। आगे बारूदी असलहा, पीछे सफ बंद सिपाही। जब बाकी दुनिया अभी तक कुरूने वुस्ता के अंदाज में लड़ रही थी, ऑटोमानियों ने बारूद का जदीद इस्तेमाल सीख लिया था। जैनिसरीज पहली मुस्तकिल प्यादा फौज थी जिन्होंने बंदूक, बारूद और इब्तदाई तोपों को मुनज़्ज़म तरीके से मैदान में इस्तेमाल किया। उनकी हिकमत अमली यूं होती थी, पहली सफ बारूद से लैस सिपाही फायर करते, फिर फौरन आगे बढ़ जाते। दूसरी सफ पहली सफ के बाद हमला करती, तीसरी सफ रीलोड करती और नए हमले की तैयारी करती। इस रोटेटिंग लाइन फायर टेक्निक ने यूरोप के लश्करों को बार बार शिकस्त दी। किला शिकन कुव्वत, तोपखाना और जैनिसरीज का मुश्तरका हमला। जब ऑटोमानी किसी शहर या किले पर हमला करते तो जंग का नक्शा बदल जाता। जैनिसरीज और तोपखाना मिलकर एक नाकाबिले शिकस्त मशीन बन जाते। तोपें दीवारों को कमजोर करती, तोप बाड़ी रुकती और उसी लम्हे जैनिसरीज आगे बढ़ते। धमाकों के धुएं में वो दुश्मन पर टूट पड़ते, खामोशी के साथ, रफ्तार के साथ और बिना घबराहट के सफबंदी बदलते हुए। कुस्तंतुनिया की फतह इसी हिकमत अमली की रोशन तरीन मिसाल है। बैजेंटीन दीवारें पुरानी थीं, मगर जो चीज उन्हें तोड़ गई वो सिर्फ ऑटोमन तोपें नहीं थीं, बल्कि उन तोपों के पीछे जैनिसरीज का तूफान था। कुर्बानी और वफादारी, या जीत या मौत। जैनिसरीज ने जंगों में बार बार साबित किया कि सुल्तान के लिए जान देना उनके लिए एजाज था। वो पीछे हटने के कायल नहीं थे। उन्हें सिखाया जाता था कि तुम पीछे हटोगे तो सल्तनत गिर जाएगी और अगर तुम खड़े रहोगे तो दुनिया झुक जाएगी। इस यकीन ने उनके कदम इतने मजबूत कर दिए कि वो तादाद में कम होने के बावजूद नहीं घबराते। वो दुश्मन की कैवलरी को रोक लेते, वो तोपों के आगे ढाल बनकर खड़े हो जाते, वो दिनों तक मुहासरे में डटे रहते। अजीम फतूहात जिनके पीछे जैनिसरीज की ताकत थी। तारीख की कई बड़ी फतूहात जैनिसरीज के नाम लिखी गईं। निकोपोलिस की जंग 1396, यूरोप की मुश्तरका सलीबी कुव्वत को शिकस्त। वारना की जंग 1444, पोलिश और हंगेरियन इत्तेहाद का खात्मा। कुस्तंतुनिया की फतह 1453, दुनिया की सबसे मजबूत सल्तनत की बुनियाद हिला दी। मोहाज की जंग 1526, सिर्फ चंद घंटों में यूरोप की बड़ी फौज तबाह। बेलग्रेड, रोड्स और एनाटोलिया के कई मार्के जहां जैनिसरीज ने बार बार अपनी सलाहियत साबित की। हर मैदान में जैनिसरीज वहीं होते थे जहां जंग का फैसला होना होता था।
जहां सबसे ज्यादा खून बहता था, जहां सबसे ज्यादा खतरा होता था, जहां मौत करीब खड़ी होती थी, वहां जैनिसरीज की पुकार सुनाई देती थी, सुल्तान के लिए, सल्तनत के लिए। दुश्मन की नजर में एक खौफनाक साया। यूरोप के सिपाही अक्सर लिखते थे कि जब हमने जैनिसरीज की पहली सफ देखी तो हमें पता चल गया कि हम हार चुके हैं। उनकी शोहरत ने उन्हें एक नफ्सियाती हथियार बना दिया था। यही कुव्वत, यही महारत और यही नज्म-ओ-ज़ब्त ऑटोमन सल्तनत को ताकत की बुलंदियों तक ले गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैनिसरीज सिर्फ जंग की कुव्वत नहीं थे। आने वाले दौर में वो सल्तनत की सियासत, दरबारी साजिशों और हुकूमत के मरकज तक भी पहुंचने वाले थे। हम अब दाखिल होते हैं ऑटोमन तारीख के सबसे सुनहरी दौर में। वो दौर जो सल्तनत की ताकत, हिकमत और फतूहात का बामे उरूज समझा जाता है। ये वो जमाना था जब दो ऐसे सलातीन तख्त पर आए जिन्होंने न सिर्फ ऑटोमन रियासत को मजबूत किया बल्कि जैनिसरीज को दुनिया की सबसे ताकतवर फौज में तब्दील कर दिया। ये दौर है सुल्तान मोहम्मद फातेह और सुल्तान सुलेमान अजीम का। इन दोनों के जमाने में जैनिसरीज अपनी ताकत, नज्म और महारत के नुक्ते कमाल पर पहुंच चुके थे। मोहम्मद फातेह वो सुल्तान था जिसने जैनिसरीज को नाकाबिले शिकस्त कुव्वत बना दिया। तारीख का वो साल जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, 1453। कुस्तुनतुनिया के बढ़ते हुए मुहासरे में बाइजंतीनी दीवारें 500 साल से ज्यादा अरसे से खड़ी थीं। दुनिया समझती थी कि ये शहर नाकाबिले फतेह है, मगर सुल्तान मोहम्मद फातेह के पास दो ऐसी ताकतें थीं जिन्होंने तारीख का धारा मोड़ दिया: जदीद तोपखाना और जैनिसरीज की फौलादी सफ़ें। बाइजंतीनी मुअर्रिख लिखते हैं कि जब तोपें मुकीं तो धुएं में सबसे पहले स्याह टोपियां पहने सिपाही दौड़ते हुए नजर आए। ये जैनिसरीज थे। इन्होंने दीवारों की कमजोर जगहों को पहचाना, तोपबारी के फौरन बाद भरपूर यलगार की और आखिरकार शहर के दिफा को तोड़ डाला। कुस्तुनतुनिया की फतह में जैनिसरीज का किरदार बिल्कुल फैसला कुन था। मोहम्मद फातेह ने उनकी तनख्वाहें बढ़ाईं, रिहाइश बेहतर की, मजीद जदीद हथियार दिए और उन्हें शाही मुहाफिज दस्ते का दर्जा दिया। अब जैनिसरीज सिर्फ फौज नहीं थे, वो सुल्तान का दायां हाथ बन चुके थे। जलालत और नज्म, जैनिसरीज का डिसिप्लिन दुनिया की मिसाल बन गया। मोहम्मद फातेह ने जैनिसरीज को ऐसी नई तरबियती इस्लाहात दी जिन्होंने उन्हें आला दर्जे की प्रोफेशनल फौज में बदल दिया। वो अब तोपों के साथ चलने वाले सिपाही, बारूद के माहिर, किला शिकन दस्ते, महल के खास मुहाफिज और शाही महल की अंदरूनी सिक्योरिटी हर हैसियत में काम करते थे। यूरोप के सफीरों का कहना था कि हमने बहुत सी फौजें देखी हैं, मगर जो नज्म हमने ऑटोमनी जैनिसरीज में देखा वो किसी और सल्तनत में नहीं मिलता। सुलेमान अजीम, अजमत का अहद और जैनिसरीज की ताकत का दूसरा उरूज। मोहम्मद फातेह के बाद एक और अजीम शख्सियत आई। मुस्लिम दुनिया ने जिसे कानूनी के नाम से याद रखा और यूरोप ने जिसे द मैग्निफिसेंट कहा। ये थे सुल्तान सुलेमान अजीम उश शान। सुलेमान के दौर में ऑटोमन सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी और इस ताकत की रीढ़ की हड्डी जैनिसरीज थे। सुलेमान ने जैनिसरीज की तादाद बढ़ाई, उनके हथियार और जदीद किए, तोपखाने को मुनज़्ज़म किया, सिपाहियों की कानूनी हैसियत मजबूत की और जंग की हिकमत अमली में उनकी मरकजी जगह कायम की। मोहक्स की जंग जैनिसरीज के उरूज की शानदार तरीन मिसाल थी। साल 1526 में यूरोप की ताकतवर हंगेरियन सल्तनत पूरे एतमाद के साथ ऑटोमनियों का मुकाबला करने निकली, मगर मैदान में जो कुछ हुआ उसने पूरे यूरोप को दहला दिया। मोहक्स में जैनिसरीज की फायर लाइन, तोपखाने की तेज बारी, रोटेशन सफबंदी की टेक्निक और जैनिसरीज का बिजली जैसा हमला सिर्फ 1.5 घंटे में दुश्मन की पूरी फौज को तबाह कर गया। ये जंग आज भी फौजी तारीख की सबसे तेज और फैसला कुन फतूहात में शुमार होती है। जैनिसरीज अब सिपाही भी थे और दरबार की ताकत भी। सुलेमान के दौर में जैनिसरीज सुल्तान के सबसे काबिले भरोसा सिपाही, बादशाह के महल के मुहाफिज, अहम शहरों के नज्म व नसक के जिम्मेदार, सल्तनत की सरहदों के निगरान और हर बड़े लश्कर में फैसला कुन कुव्वत बन चुके थे। उन्हें अब रियासत की बुनियादों में शामिल कर दिया गया था। ये वो वक्त था जब जैनिसरीज दुनिया की सबसे बेहतरीन प्यादा फौज थी।
यूरोप वाले उनका नाम सुनते ही लरस जाते थे। उनकी आमद किसी भी जंग के नतीजे को पहले ही तय कर देती थी। उरूज की यही चोटी जवाल की पहली सीढ़ी भी साबित हुई। जब ताकत बढ़ती है तो असर भी बढ़ता है, और जब असर बढ़ता है तो ख्वाहिशें जन्म लेती हैं। जेनिसरीज अब सिर्फ फौज नहीं रहे थे, वो दरबार में अपना असर बढ़ाने लगे, सियासी फैसलों में बोलने लगे और आहिस्ता आहिस्ता खालिस सिपाही के किरदार से आगे निकलने लगे। सल्तनत का उरूज अपनी इंतहा पर था और इसी के साथ जवाल के बीज भी बोए जा चुके थे।